नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रशंसा हाजिर हूं इस हफ्ते के सारे सियासी ड्रामों की फिल्म लेकर। तो देर किस बात की, रंगमंच से पर्दा हटाते हैं और दिखाते हैं आपको इस हफ्ते की प्रमुख सियासी हलचलें। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियां हर क्षेत्र को साधने में जुट गई हैं। बीजेपी अपने गढ़ विंध्य को बचाने हर वो जोर आजमाइश कर रही है जिससे विंध्य बीजेपी की ही झोली में रहे। इस बार फिर बीजेपी मोदी के सहारे सियासी समर में है। विंध्य को साधने पीएम नरेंद्र मोदी रीवा के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कई बड़ी सौगातें दी। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस को जमकर घेरा। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में 24 अप्रैल की सियासत गहमा गहमी भरी रही। ये गहमा गहमी पीएम नरेंद्र मोदी के विंध्य दौरे की वजह से रही। पीएम मोदी ने रीवा में पंचायत राज दिवस पर पंचायत राज प्रतिनिधियों को संबोधित किया, जिसकी गूंज प्रदेश भर में सुनाई पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विंध्य को बड़ी सौगात दी है। रीवा में पंचायत राज प्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित करने आए प्रधानमंत्री ने 7,853 करोड़ की 5 नल जल योजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के 4,11,000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराया। एकीकृत ग्राम स्वराज और GEM पोर्टल और ऐप की शुरुआत की। रीवा इतवारी ट्रेन, छिंदवाड़ा नैनपुर ट्रेन और नैनपुर छिंदवाड़ा ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का शुभारंभ किया। बीना कोटा रेल ट्रैक का दोहरीकरण। छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट रेल ट्रैक का गेज परिवर्तन। बिरला नगर उदी मोड फोर्ट रेल ट्रैक। महोबा खजुराहो उदयपुरा रेल ट्रैक के इलेक्ट्रिफिकेशन का लोकार्पण। 35 लाख लोगों को स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान किए। पीएम ने मध्य प्रदेश को ये सौगातें देने के साथ ही इशारों में कांग्रेस और कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर विकास के नाम पर खाना पूर्ति करने का आरोप लगाया तो सीधे कमलनाथ को निशाने पर लेते हुए कहा कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर लोगों ने लंबे समय तक भरोसा किया, वे क्षेत्र के विकास को लेकर उदासीन रहे। वहां विकास गांव तक नहीं पहुंचा। पीएम ने इस दौरान डबल इंजन यानी कि केंद्र और राज्य में एक सरकार के फायदे भी गिनाए। पहले की सरकारों ने कैसे पंचायतों से भेदभाव किया और उनसे उल्टा कैसे हम उन्हें सशक्त कर रहे हैं, पंचायतों में सुविधा बढ़ा रहे हैं, ये आज गांव वाले भी देख रहे हैं, देश के लोग भी देख रहे हैं। मैं कई बार सोचता हूं कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, वो आपके विकास को लेकर, इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतना उदासीन क्यों रहे? इसका जवाब कुछ राजनीतिक दलों की सोच में है। यहां की बढ़ती हुई कनेक्टिविटी यहां पर्यटन भी बढ़ाएगी और रोजगार के नए अवसर भी बनाएगी। यानी डबल इंजन की सरकार ने आज आपकी खुशियां भी डबल कर दी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भाषण भी अपनी और मोदी सरकार के कामकाज पर फोकस रहा, तो कांग्रेस भी उनके निशाने पर रही। प्रधानमंत्री जी रीवा की धरती पर आए हैं, उनके नेतृत्व में देश बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश बढ़ रहा है। चमचमाती हुई सड़कें, कांग्रेस के राज में गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था, कहीं पता ही नहीं चलता था। पीएम मोदी का महीने भर के भीतर ये दूसरा दौरा है, जबकि चुनावी साल में वो 5वीं बार MP आए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर को कूनो पालपुर में चीते छोड़े, 11 अक्टूबर को महाकाल लोक का लोकार्पण किया, 14 नवंबर को रानी कमलापति के नाम रेलवे स्टेशन का नामकरण किया, 1 अप्रैल को भोपाल में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और अब 24 अप्रैल को विंध्य को हजारों करोड़ की सौगात दी। साफ है 2023 में बीजेपी डबल इंजन के फॉर्मूले पर चुनाव में उतरने जा रही है, जिसमें वो प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारों के काम गिनाकर वोट मांगेगी और वोटरों को ये संदेश देने की भी कोशिश करेगी कि जब प्रदेश और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार होती है, तभी विकास की गाड़ी रफ्तार पकड़ती है। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। साथ ही कमलनाथ को टारगेट करने को बीजेपी की बौखलाहट करार दे रही है। ये भी आज इवेंट मैनेजमेंट है,
वहाँ पर जनपद सदस्य एक नहीं किया, बायकॉट किया, सब यहाँ बैठे हुए हैं अम्बेडकर मैदान में। लोग विंध्य के नहीं आए तो पूरे देश से लोगों को बुलाया गया। चुनौती कांग्रेस के पास एक ही बात है कि महंगाई, बेरोजगारी, इसके खिलाफ लड़ना। ये सब मुद्दे अहम हैं आज की तारीख में, इसलिए इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये केवल इवेंट मैनेजमेंट है। बीजेपी 2014 के बाद से ही पीएम मोदी के चेहरे पर ही लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव लड़ती आई है। इसमें कहीं उसे कामयाबी मिली तो कहीं वो नाकामयाब रही। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने पीएम मोदी के सहारे अपना मिशन 2023 शुरू कर दिया है। देखना ये है कि उसे कितनी कामयाबी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में एक बार फिर किसानों पर सियासत गर्म है। सियासत उस समय गर्म हुई जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की आय बढ़ने का दावा किया। सीएम के इस दावे पर खुद पूर्व सीएम ने सवाल खड़े किए और कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों की आय नहीं, आय दोगुनी हो गई है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के किसानों की आय पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज आमने सामने आ गए। ये टकराहट रीवा में सीएम शिवराज सिंह चौहान के उस बयान के बाद सामने आई है जिसमें उन्होंने बीजेपी की सरकार बनने के बाद किसानों की आय बढ़ने का दावा किया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस दावे पर सवाल उठाते हुए कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों की आय नहीं, आय दोगुनी हो गई है, जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी उसी अंदाज में पलटवार करते हुए कहा, किसानों की बात क्या जाने, उनका खेती से वास्ता ही क्या, वे तो हाय हाय ही करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया था किसानों की आय दोगुनी करने का, आज आप भी जानते हैं और मैं भी आपको बताना चाहता हूं। गेहूं का उत्पादन इसी रीवा जिले में गेहूं का उत्पादन 4.5 गुना हो गया है, धान का उत्पादन 5.5 गुना हो गया है, सरसों का उत्पादन 35 गुना हो गया है। रीवा वालों बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? किसानों की आय नहीं बढ़ी है, हाय बढ़ी है। अब किसानों की जो हाय है आपको बाय करने वाली। किसानों का कर्ज माफ बंद कर दिया आपने, किसानों का MSP पर मिलते वाला बोनस बंद कर दिया आपने, 34 लाख किसानों को डिफॉल्टर बना दिया आपने, किसानों को बिजली महंगी कर दी आपने, किसानों को ओलावृष्टि का मुआवजा नहीं दिया। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, वो तो हाय हाय ही करेंगे। मैं अकेले रीवा का उदाहरण दे रहा हूं। गेहूं का उत्पादन 4.5 गुना हो गया, जाके देख लें। धान का उत्पादन 5.5 गुना हो गया, सरसों का उत्पादन 35 गुना हो गया, मूंग का उत्पादन 7 गुना हो गया। अब कमलनाथ बेचारे किसान की बात क्या जाने भाई, खेती सूर्य का वास्ता क्या है। राजनीतिक वार पलटवार से इतर मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी और कृषि उत्पादन के आंकड़ों पर गौर करें तो मध्य प्रदेश के किसानों की आय 2013 के बाद 34% ही बढ़ पाई है, जबकि प्रति व्यक्ति आय बीते 10 सालों में 51% बढ़ गई है। 22 मार्च 2022 को कृषि पर बनी स्थायी समिति ने संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। 2015-16 में मध्य प्रदेश के किसान परिवार की मासिक आय 9,740 रुपए थी। 2018-19 में किसानों की आय 1,361 रुपए घटकर 8,339 रुपए रह गई। किसानों की आय घटी है, लेकिन मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ा है। मध्य प्रदेश 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड जीत चुका है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान कृषि क्षेत्र का रहता है। वर्ष 2021-22 में फसल क्षेत्र में 10.86% की वृद्धि हुई है। अब आपको किसानों को लेकर हो रही सियासत के मायने भी समझा देते हैं। प्रदेश की 80% आबादी ग्रामीण इलाकों से आती है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 170 सीटों पर किसान निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। यही वजह है कि किसानों को साधने में कोई भी दल पीछे नहीं है। किसानों की आय को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान और उस पर हो रही सियासत इसी चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन चुनावी सरगर्मी शबाब पर है। प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमला करने से नहीं चूक रही।
इसी जुबानी जंग में अब चुनाव प्रचार के तौर तरीकों पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। चुनाव में जीत के लिए दम लगा रही कांग्रेस अब चुनाव प्रचार में 5 हाईटेक चुनावी रथों का इस्तेमाल करने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव का ऐलान भले ना हुआ हो, चुनावी सरगर्मी शबाब पर है। प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं चूक रही। इसी जुबानी जंग में अब चुनाव प्रचार के तौर तरीकों पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। चुनाव में जीत के लिए दम लगा रही कांग्रेस अब चुनाव प्रचार में 5 हाईटेक चुनावी रथों का इस्तेमाल करने जा रही है। प्रदेश में 5 हाईटेक डिजिटल रथ उतारेगी कांग्रेस। रथों पर वीडियो स्क्रीन लगाकर की जाएगी कांग्रेस नेताओं की ब्रांडिंग। स्क्रीन में दिखाकर बताए जाएंगे वचन पत्र। आरोप पत्र को भी स्क्रीन के माध्यम से लोगों को दिखाया जाएगा। रथों पर सवार होकर कांग्रेस के नेता करेंगे प्रचार। कांग्रेस ने दिया नया स्लोगन, कहो दिल से कमलनाथ फिर से। कांग्रेस की ये प्रचार स्टाइल बिल्कुल बीजेपी जैसी ही है। अभी तक बीजेपी ही ऐसे रथों का इस्तेमाल करते आई है। यही नहीं, शिवराज फिर से का नारा भी बीजेपी ने 2018 में दिया था। यही वजह है कि कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी तंज कस रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है चुनाव रथ हो या चुनावी नारा, इस पर किसी का पेटेंट नहीं है। इस रथ के, इनके रथों का क्या होगा जब घोड़े ही अलग अलग दिशा में भग रहे हैं, तो उससे आप अंदाजा कर लेना कांग्रेस की स्थिति क्या है। परखच्चे उड़ना है। ये हमारी योजनाएं चुराते थे अभी तक। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना हम लाए, वो लाडली बहना को कह रहे हैं कि हम इतने देंगे। अब नारा भी कहो दिल से, शिवराज फिर से था, अब वो चुराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नया सूझता नहीं है कांग्रेस को। अपने बाहर के लोगों के द्वारा चुनाव प्रचार और पार्टी का काम कर रहे हैं। कोई नेता कहीं नहीं जा रहा। नारे कोई पेटेंट है किसी के? भाई जिसकी बारी आएगी उसके लिए नारा है। अब बारी कमलनाथ जी की है। इनके खुद के सर्वे में 50 सीट आ रही है बीजेपी की। करो दिल से और कमलनाथ फिर से, तो ये तो एक तय है, इसको कोई बदल नहीं पाएगा। जनता को पता लगेगा। बहुत को पता ही नहीं लग पाता कि क्या क्या घोटाले हैं। 300-400 घोटाले हैं, तो बताने के लिए एक रथ पे कुछ हो रहा है क्या? और मध्य प्रदेश के जितने कांग्रेस के नेता उसमें रहेंगे, वो घोटालों का पूरा डिस्क्रिप्शन और उसमें कितना लंबा भ्रष्टाचार हुआ है जनता को बताया जाएगा। मध्य प्रदेश में नई सरकार बनाने की जंग में बीजेपी और कांग्रेस दोनों कोई कसर नहीं छोड़ रही। खासकर कांग्रेस सत्ता खोने का दर्द भूली नहीं है। वो दोबारा सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रही है। प्रदेश भर में डिजिटल रथ उतारना और शिवराज के मुकाबले कमलनाथ का चेहरा सामने करना उसकी इसी कोशिशों का हिस्सा है। देखना ये है कि इसमें वो कितना कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश की सियासत में अब अचानक कोरोना की एंट्री हो गई है। ये सियासत तब शुरू हुई जब दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच चल रही जुबानी जंग पर बोलते हुए मंत्री तुलसी सिलावट ने दिग्विजय सिंह की तुलना कोरोना से कर दी। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि हाँ, वो कोरोना है, लेकिन बीजेपी और RSS के लिए। देखिए रिपोर्ट। पूरी दुनिया में एक बार फिर कोरोना दस्तक दे रहा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी कोरोना की एंट्री हो गई है। ये सियासत तब शुरू हुई जब दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच चल रही जुबानी जंग पर बोलते हुए मंत्री तुलसी सिलावट ने दिग्विजय सिंह की तुलना कोरोना से कर दी। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि हाँ, वो कोरोना है, लेकिन बीजेपी और RSS के लिए। हाँ, भाजपा और संघ के लिए मैं कोरोना वायरस हूँ। दिग्विजय सिंधिया तुलसी सिलावट होते हुए जुबानी जंग राजधानी भोपाल तक पहुँच गयी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को कोरोना से ज्यादा नुकसानदेह बताया। सीएम ने कहा कि जिस कोरोना की बात दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, उसी कोरोना को कमलनाथ ने जनता के भरोसे छोड़ दिया था। वायरस ने हाहाकार मचाया, कई लोगों की जिंदगी चली गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के पास वायरस की वैक्सीन है। गृह मंत्री ने इशारों में ये भी बताने की कोशिश की कि मानहानि मामले में दिग्विजय सिंह का हश्र राहुल गांधी की तरह हो सकता है। हमने बिल्कुल ठीक तुलना की है। कोविड ने वायरस के रूप में जितना नुकसान पहुंचाया था, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश को श्रीमान दिग्विजय सिंह ने और कमलनाथ जी ने पहुंचाया है। कमलनाथ जी ने तो कोविड के भरोसे ही मध्य प्रदेश की
जनता को छोड़ दिया था कि जो करना है हमें क्या करना, कोविड ही करे। अभी तक तो हम ये सोचते थे कि ये वायरस, लोग कहते हैं ISI से आया है या कहीं और से आया है, पर कोरोना का वायरस तो चीन से आया था। खुद को कोरोना साबित कर दिया है इन्होंने। इनको ये नहीं मालूम था कि ये भाजपा के लोगों ने, माननीय मोदी जी ने वो वैक्सीन बनाई है जिससे कोरोना का वायरस लगभग मृतप्राय हो जाता है, और इसलिए वैक्सीन भी हम ही लोगों के पास है, आप चिंता न करो। गुरु चेला की दोनों की स्थिति ऐसी है, जैसे गुरु वैसे चेला, और राजनीति में ठेलम ठेला। न्यायपालिका है, न्यायपालिका का सम्मान है। जब एक ही तरह की धारा है तो हमारी मान्यता तो ऐसा, जब वहाँ की अदालत ने जो निर्णय दिया है वैसा ही यहाँ की अदालत देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश बीजेपी के इस वार पर कांग्रेस ने भी उसी अंदाज में पलटवार किया। मध्य प्रदेश में कोरोना फैलने के लिए कमलनाथ और उनकी सरकार को जिम्मेदार ठहराए जाने पर पूर्व मंत्री PC शर्मा ने कहा कि कोरोना मोदी सरकार की लापरवाही और MP में बीजेपी की सत्ता गिराने की कोशिश से फैला। उन्होंने आशंका जताई कि दिग्विजय सिंह को भी राहुल गांधी की तरह राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया जा सकता है। कोरोना बीजेपी लेके आई। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा था कि ये इसकी व्यवस्था जल्दी करो। आगाह करने के बाद भी मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार गिराने के लिए वेट किया। इनने विधायकों को 35 करोड़ में तोड़ के ले गए। उसके बाद जब सरकार गिर गई तो मध्य प्रदेश में जो लाखों लोगों की जान गई वो बच जाती। ये सब बर्बादी कोई लाया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लाई है। ये सत्ता लोलुपता में हुआ है जो लाखों लोगों की जान गई। तो दिग्विजय सिंह जी ने सही कहा है, मैं कोरोना वायरस हूँ लेकिन बीजेपी के लिए, कि किसी भी कोर्ट में जाते ही पता लग जाता है कि इसका फैसला क्या आएगा। ये वरिष्ठ वकील सिब्बल साहब ने कहा है, ये भी क्यों मान रहे कि अभी इनके लिए वही फैसला आ जाएगा। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कोरोना दोनों राजनीति के अपरिहार्य विषय हैं। बीजेपी शिवराज सरकार के बेहतर कोरोना प्रबंधन के नाम पर वोट मांग सकती है, तो कांग्रेस कोरोना से निपटने में नाकामी को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं दिग्विजय सिंह कांग्रेस की चुनावी रणनीति के मुख्य रणनीतिकार के तौर पर सामने आए हैं, तो बीजेपी उनके कुशासन की याद दिलाने के साथ उनके हिंदुत्व विरोधी बयानों को आगे कर कांग्रेस को घेर रही है। देखना ये है कि इसमें कौन कितना कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। राजनीति में सियासी लड़ाई बदजुबानी पर आ गई है। सियासतदानों की जुबान एक बार फिर बहकती हुई नजर आई है। इस बार बयान दिया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जिनके निशाने पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए रिपोर्ट में राजनेताओं के जहरीले बोल। बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, किए तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। लेकिन सियासत में जिसके मन में जो आ रहा है बोले जा रहा है। क्यों जहरीली होती जा रही है सियासत, कैसे लगेगी इस पर लगाम, हम आज इसी पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले सुन लेते हैं राजनेताओं के कुछ जहरीले बोल। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಆದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ। सुना आपने, ये हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप बता दिया। उन्होंने कहा कि अगर इस जहर को कोई चखेगा तो वह मर जाएगा। खड़गे का ये बयान सामने आते ही बीजेपी भी उन पर टूट पड़ी है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारत नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा, कांग्रेस के खून में ही जहर है और यही उनके कंठ से उद्गार होते हैं, चाहे वो खड़गे जी हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे वो और इस प्रकार के नेता हैं जो इस प्रकार की भाषा और शब्दावलियों का उपयोग करते हैं। लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जितने प्रहार होते हैं, जितने इस प्रकार के अभद्र भाषाओं का उपयोग कांग्रेस करती है, माननीय प्रधानमंत्री उतनी ही चौगुनी ताकत के साथ देश के अंदर बढ़ते हैं। मैं सोच रहा था कि खड़गे जी इतना जहर लाते कहाँ से? क्या 10 जनपद पे रिचार्ज कराने जाते हैं? गुजरात चुनाव हुआ तो वहां बोल दिया, यहाँ चुनाव हुआ तो यहाँ बोल दिया। ये मानसिकता जहरीली है, इनकी संस्कृति भी जहरीली है। कांग्रेस जनाधार विहीन लोग हैं तो चर्चा में रहने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं। कांग्रेस की विचारधारा ही जहरीली सी होती जा रही है। कांग्रेस का नेतृत्व पूरे तौर पर मानसिक और नैतिक रूप से
दिवालिया हो चुका है। ये उनका मानसिक दिवालियापन है, ये उनकी हताशा और निराशा है कि इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग वो देश के प्रधानमंत्री जी के लिए करते हैं। जब जब भी उन्होंने इस तरह की भाषा का उपयोग किया है, देश की जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाया है। ये भाषा खड़गे जी की अकेले की नहीं है, ये भाषा वो कांग्रेस का जो नेतृत्व है, जिसकी कठपुतली खड़गे जी हैं, ये भाषा उनकी है, ये इशारे उनके हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही विवादित बयान सुनने को मिला था। शुरुआत कांग्रेस से हुई, जब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने महाकाल से प्रार्थना की, मध्य प्रदेश में दोबारा कोई सिंधिया ना पैदा हो। हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर सिंधिया ने ट्वीट कर उसी अंदाज में पलटवार किया तो उनके समर्थक भी पिल पड़े। किसी ने दिग्विजय सिंह को बंटाधार कहा तो किसी ने उन्हें कोरोना ही बता दिया। इस पर दिग्विजय भी बोले कि हाँ वो कोरोना है, लेकिन बीजेपी और संघ के लिए। हाँ, भाजपा और संघ के लिए मैं कोरोना वायरस हूँ। दिग्विजय सिंह के इस बयान का भी बीजेपी की तरफ से तल्ख जवाब आया। कहा गया कि दिग्विजय अगर संघ और बीजेपी के लिए कोरोना है तो इसकी वैक्सीन भी बीजेपी के पास है। खुद को कोरोना साबित कर दिया है इन्होंने। इनको ये नहीं मालूम था कि ये भाजपा के लोगों ने, माननीय मोदी जी ने वो वैक्सीन बनाई है जिससे कोरोना का वायरस लगभग मृतप्राय हो जाता है, और इसलिए वैक्सीन भी हम ही लोगों के पास है, आप चिंता न करो। तो सुना आपने, देश से लेकर प्रदेश तक राजनेताओं के बीच वाक युद्ध चल रहा है और इसमें वो शब्दों की मर्यादा चूक रहे हैं। हालांकि इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी सारे मोदी सरनेम वालों को चोर कहकर संसद सदस्यता खो चुके हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी वीडी शर्मा को व्यापम घोटाले का बिचौलिया कहने पर अदालत से दोषी ठहराए जा चुके हैं। ये बात दीगर है कि दिग्विजय सिंह की तरफ से भी अदालत में याचिका लगाई गई है। उन्हें जो नेता अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उनकी जुबान पर रोक लगाई जाए। याचिका में ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंत्री तुलसीराम सिलावट और महेंद्र सिसोदिया का नाम लेकर कहा गया है कि इनकी दोयम दर्जे की भाषा पर रोक लगाई जाए। अब देखना ये है कि दूसरे की जुबान पर रोक लगाने की मांग करने वाले राजनेता अपनी जुबान पर कब काबू पाते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीति तेज होती हुई दिखाई दे रही है। राजनीति इसलिए तेज हो रही है क्योंकि बीजेपी के हिंदू कार्ड और राम मंदिर के मुद्दे को सीएम भूपेश बघेल ने कैप्चर करके रखा है। आखिर क्या है हिंदुत्व कार्ड पर राजनीति, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। राम मंदिर, सनातन धर्म और हिंदू एकता के मुद्दे पर बीजेपी देश में अलग माहौल बनाती दिखती है। 2014 के बाद केंद्र में बीजेपी की सरकार भी इसी मुद्दे पर बन रही है। यही नहीं, विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी इसी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के काम बीजेपी की हिंदुत्व की धार को बोथरा कर रहे हैं। 2018 में सत्ता संभालने के बाद से ही भूपेश हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ से राम वन गमन पथ की शुरुआत की। भगवान राम और माता कौशल्या महोत्सव पर छुट्टियों की घोषणा की। मां कौशल्या के धाम चंद्रपुरी में भव्य मंदिर निर्माण और महोत्सव की शुरुआत। भूपेश बघेल के इन कदमों को बीजेपी अपनी नकल बता रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि भगवान किसी के पेटेंट नहीं है। राम हम सबके, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे जीवन के सार हैं और हमारे जीवन के आधार हैं। और रही बात भूपेश जी की टिप्पणी की, इस देश में 65 साल 70 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। जहां रामलला पैदा हुए अयोध्या में, कांग्रेस की सरकार ने वहां पर मंदिर क्यों नहीं बनवाया? कौन रोका था उनको? पूरे देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। आज ही क्यों राम मंदिर के प्रक्रिया प्रारंभ हुई? जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। इसके पहले तो कभी राम मंदिर की वो चर्चा नहीं करते थे, बल्कि विरोध करते थे। जिस प्रकार से प्रदेश में महोत्सव के नाम पर भारी भरकम खर्चा, ये एक चुनावी एजेंडा को लेकर के चल रहे हैं कि लोगों को हम भावनात्मक रूप से कैसे जगाएं। केवल चुनावी हथकंडा के नाम से मुख्यमंत्री जी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और ये सब छत्तीसगढ़ की जनता को भी मालूम है कि इसकी सोच क्या है और इसके पीछे आशय क्या है। माता कौशल्या महोत्सव के आखिरी दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने उद्बोधन से बीजेपी की बेचैनी और बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जिन हनुमान को देखने मात्र से शक्ति और शांति मिलती है,
उनके चित्र को भी आजकल बदलकर पेश किया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान से साफ है कि कांग्रेस हिंदुत्व को लेकर 2023 में बीजेपी पर और आक्रामक होने वाली है। हनुमान जी, अब उसके हनुमान चालीसा कितनी बढ़िया उसकी सुंदर व्याख्या है। अब उसको दिखा रहे एकदम काला रंग का विद्रूप चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें। हनुमान जी देखने से ही शक्ति मिलती है, शांति मिलती है, मन में हृदय में पवित्रता का भाव आता है। और यहाँ तो हनुमान जी को ऐसे बना दिया कि देखते भयानक। हमारे जो इष्ट हैं उसके तस्वीर बदलने का काम जो हो रहा है षड्यंत्र पूर्वक, उसकी मैं निंदा करता हूँ। राम मंदिर वो भी नहीं बना रहे हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। और राजीव जी ने पहले ही कहा था सुप्रीम कोर्ट को जो भी आदेश, कोर्ट का जो भी आदेश होगा 1 इंच इधर से उधर नहीं होगा, उसका पालन होगा। उस समय राजीव जी ने कहा था और हुआ यही। 20 साल पहले जो बोले थे वो सही साबित हो रहा है। और आज भी जो अयोध्या में मंदिर निर्माण हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे बन रहा है, उसका आदेश पे बन रहा है। भाजपा वाले नहीं बना रहे हैं। 15 साल इनको मौका मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पर्यटन परपथ नहीं बनाया। कौशल्या माता का मंदिर यहाँ से केवल 27 किलोमीटर में है, उसका निर्माण उन्होंने जीर्णोद्धार नहीं कराया। बीजेपी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में राम मंदिर और हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों का बड़ा योगदान है। लेकिन बीते 4.5 सालों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम वनगमन पथ, क्षेत्रीय त्योहार और माता कौशल्या महोत्सव के माध्यम से ये मुद्दा भाजपा से छीन लिया है। और बीजेपी के नेताओं के जिस तरीके से बयान रहे हैं, उससे लग रहा है कि बीजेपी के अंदर कहीं न कहीं इस बात की छटपटाहट है। अब देखना होगा कि भगवान राम आने वाले चुनाव में किसकी नैया पार लगाते हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ IND 24 गुहार के लिए निधि प्रसाद की रिपोर्ट। इसी के साथ द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई सियासी हलचलों के साथ।